अध्याय 160 श्रवण। खांसी खांसी खांसी। श्रवण एक अविश्वसनीय रूप से असहज हावभाव के साथ बैठक कक्ष लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था। वह केवल खांसने की आवाज़ों का उपयोग विकल्प के रूप में कर सकता था। केशव एक अजीब भाव से उसे देख रहा था, मानो वह अभी अभी हुए दृश्य को याद कर रहा हो। दूसरी ओर रोहित उसके बगल में लापरवाही से बैठा था, आंखें सीधी केंद्रित थीं जैसे उसे कुछ पता ही न हो। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। आपकी कॉफ़ी। इसी क्षण 35 की उम्र के आसपास की एक परिपक्व महिला कई कप कॉफ़ी लेकर आई। उसने पहले एक कप रोहित को, फिर श्रवण और केशव को दिया। शुरू से अंत तक इस महिला ने किसी का भी सामना करने के लिए सिर उठाने की हिम्मत नहीं की, और उसका चेहरा अभी भी लाल था। रोहित उसका नाम नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि उसका अंतिम नाम सविता था। वह केशव के परिवार की घरेलू सहायिका थी। लेकिन किस घरेलू सहायिका में इतनी अधिक आकर्षकता, परिपक्व और मोहक और सही जगहों पर सुडौल आकृति होती है। ये किसी फिल्म या उपन्यास की कहानी से कम नहीं है। निस्संदेह वह मालकिन थी जिसे श्रवण के पिता ने सुविधा के लिए घर में रखा था। आखिरकार केशव के पिता की दौलत और रुतबे को देखते हुए ऐसे मामले असामान्य नहीं थे। एकमात्र अनुचित बात यह थी कि पिछले दृश्य को केशव ने गलती से देख लिया था, और उसने सब कुछ देख लिया था, भले ही इसका जिक्र करना मुश्किल था। फिर भी रोहित मन ही मन श्रवण को अंगूठा दिखाए बिना नहीं रह सका। वाह, नागरिक लोग सच में जीना जानते हैं। जैसे ही रोहित कॉफ़ी पीने वाला था, केशव ने उसे रोक दिया। रुको रोहित भाई, कॉफ़ी में कुछ गड़बड़ है। अभी मत पीना, केशव ने कहा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? केशव ने कहा। मैंने पहले जांच की थी। घर में पानी बंद कर दिया गया है। यह इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए पानी कहाँ से आया? जब तक कि उसने सूंघा, फिर पास में खड़ी सविता मौसी पर संदेह भरी नज़र डाली। लेकिन एक आदमी के पेशाब से 3 कप कॉफ़ी नहीं बन सकती, इसलिए कॉफ़ी में कोई समस्या नहीं है। रोहित भाई, आप इसे पी सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? श्रवण ने कहा। केशव ने उत्तर दिया, पिताजी, अगर आप इतना विकृत व्यवहार करते रहे तो मेरे लिए आपके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाएगा। खासकर कमरे में जो हुआ उसके बाद मैंने ही नहीं, बल्कि रोहित भाई ने भी देखा। इससे मेरे लिए भविष्य में दोस्त बनाना मुश्किल हो जाएगा। खांसी खांसी, वह तो बस एक गलतफहमी थी। मैंने अभी कुछ गिरा दिया था और ज़मीन पर उसे ढूंढ रहा था। सविता मौसी बस गलती से फिसल गईं और मेरे ऊपर गिर गईं। हमारे बीच वास्तव में कुछ नहीं हुआ। कृपया गलत न समझें, श्रवण ने समझाया। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब समझता हूँ। मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। मेरी कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर शरद ऋतु पर्वत की लड़ाई नाम का एक फोल्डर है जिसमें सभी प्रासंगिक जानकारी है। मैं कभी कभी इसका अध्ययन करता हूँ, जानते हैं आप। लेकिन मैं उन मुश्किल मुद्राओं को नहीं सीख पाता, केशव ने गंभीरता से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रोहित को लगा कि दोनों लोग बहुत ही असामान्य हैं। श्रवण का चेहरा लाल हो गया। चलो इसके बारे में बात नहीं करते। क्या ये तुम्हारा सहपाठी है? वह बहुत होशियार लग रहा है। क्या तुम उसका परिचय नहीं कराओगे? केशव ने कहा। रोहित, मेरा सहपाठी, उपनाम रोहित भाई। मैंने पहले भी आपको इनके बारे में बताया है पिताजी। हाल ही में हमारे घर में भूत प्रेत का साया है, इसलिए मैंने रोहित भाई को देखने के लिए कहा। ओह, तुम्हारा सहपाठी वास्तुशास्त्र भी समझता है? श्रवण ने कुछ आश्चर्य से कहा। रोहित ने उत्तर दिया, मैं वास्तुशास्त्र नहीं समझता। आपने मेरी तारीफ की है श्रवण अंकल। मैं बस कभी कभी कुछ विशेष घटनाओं से निपटता हूँ, और मैं ठीक वैसा विशेषज्ञ नहीं हूँ जैसा कि केशव अंकल सोचते होंगे। आप किन विशेष घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं? मुझे इन अजीब और विचित्र मामलों में बहुत दिलचस्पी है, श्रवण ने कहा। मुझे शर्त है, आपको सविता मौसी में दिलचस्पी है, केशव ने बीच में टोकते हुए कहा। श्रवण ने पलटवार किया। पिटाई चाहिए बच्चे? मैं बाद में माँ को बताऊंगा, केशव ने जवाब दिया। क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि तुम वह 30 मिलियन की स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते थे? मैं तुम्हें कल उसे खरीदने दूंगा। इस घटना को ऐसा मानो कि यह कभी हुई ही नहीं। कैसा रहेगा? श्रवण ने प्रस्ताव दिया। केशव ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर ये तय रहा। रोहित ने कहा। श्रवण अंकल की प्रतिष्ठा और रुतबे को देखते हुए आपने निश्चित रूप से जयपुर शहर में होने वाली कुछ विचित्र घटनाओं के बारे में सुना होगा।
उदाहरण के लिए 7वीं हाई स्कूल में हुई असामान्य घटनाओं के साथ मेरा और केशव का व्यक्तिगत अनुभव। मुझे आश्चर्य है कि श्रवण अंकल को उस बारे में कितना पता है। मैंने कुछ बातें सुनी हैं, वे ज्यादातर अफवाहें हैं जिनकी प्रामाणिकता पर बहस हो सकती है, श्रवण ने स्वीकार किया। श्रवण ने कहा, मैंने 7वीं हाई स्कूल के मामले की भी जांच करवाई है और वास्तव में बड़ी शंकाएं हैं। हालांकि वहां भूतों के होने के दावे हैं, मैं संदेह में हूं, क्योंकि कुछ चीजों की पुष्टि उन्हें अपनी आंखों से देखने के बाद ही की जा सकती है। रोहित ने कहा, संदेह करना सही है, लेकिन यह मामला वास्तव में वास्तविक है और जहां भूत होते हैं वहां उनसे निपटने वाले लोग भी होते हैं। वर्तमान में मैं इसी काम में लगा हुआ हूं। श्रवण अंकल, अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप इसके बारे में और जान सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप इस काम में लगे हैं तो क्या आपके पास कोई प्रमाण है? श्रवण ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मेरा मतलब आप पर संदेह करना नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि आप केशव के सहपाठी हैं। मैं बस ये पुष्टि करना चाहता हूं कि अलौकिक घटनाएं वास्तविक हैं या नहीं। मैंने हाल ही में काफ़ी कुछ सुना है और मैं निश्चित नहीं हो सकता। आज आपसे मिलना हुआ, जो मेरे संदेहों को दूर करने का एक सही अवसर है। पिताजी, मैं साबित कर सकता हूं, हमारे घर में सच में एक भूत है, केशव ने कहा। श्रवण ने कहा, बकवास, अगर हमारे घर में सच में एक भूत होता तो मैं उससे क्यों नहीं मिला? रोहित ने कहा, केशव जो कह रहा है वह सच है। किसी ने इस जगह को अलग करने और अलौकिक घटनाओं को फैलने से रोकने के लिए विला को सील कर दिया था। गैस रिसाव बस एक धोखा है। आज मैं यहाँ जांच करने आया था, लेकिन मैंने आपसे और श्रवण अंकल से मिलने की अपेक्षा नहीं की थी। हालांकि इस सैन्य लॉकडाउन के तहत आप दोनों अंदर कैसे आ पाए? विला के नवीनीकरण के समय मैंने एक निकास मार्ग बनाया था, श्रवण ने कहा, और फिर कुछ आश्चर्य के साथ, लेकिन ये लॉकडाउन, यह मार्शल लॉ, क्या आपने व्यवस्थित किया था? केवल 12वीं कक्षा का एक छात्र, क्या उसके पास इतनी शक्ति हो सकती है? हालांकि केशव को इस रोहित के पीछे एक छोटे भाई की तरह चलते हुए देखकर ऐसा लगा कि इस लड़के में वास्तव में कुछ कौशल होगा, वरना केशव इतना आदर नहीं करता। ये काम निर्दयी है, लेकिन जो लोग बचते हैं उनके पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, रोहित ने कहा। चूंकि आप कह रहे हैं कि विला में सचमुच एक भूत है, तो क्या आप मुझे खुद को देखने देंगे? श्रवण ने कहा। रोहित ने कहा, अलौकिक घटनाएं अलग अलग होती हैं और भूत विभिन्न तरीकों से प्रकट होते हैं। अभी विला में भूत को देखना काफी सरल है। बस एक दर्पण से चारों ओर प्रकाश को परावर्तित करें। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो भूत की उपस्थिति का पता लगाना आसान होना चाहिए, क्योंकि विला केवल इतना ही बड़ा है। सविता, एक दर्पण लाओ, श्रवण ने तुरंत कहा। सविता मौसी जल्दी से एक छोटा दर्पण लाईं, क्या ये चलेगा? श्रवण ने रोहित की ओर देखा, जिसने कहा, ये काफी है। थोड़ी देर बाद उसने दर्पण लिया और उसे आसपास परावर्तित किया। पिताजी, वहां मैंने भूत को वहीं देखा था। अगर रोहित भाई यहाँ नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही भाग गया होता, केशव ने जल्दी से सोफे के पीछे इशारा किया। अपने बेटे के ऐसा कहने पर यह कुछ हद तक विश्वसनीय लगा। आखिरकार ये बच्चा ऐसे समय में उससे झूठ नहीं बोलेगा, है ना? श्रवण के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया क्योंकि उसने सोफे के पीछे प्रकाश परावर्तित किया। फिर भी वहां कोई नहीं था। उसने बाएं और दाएं प्रकाश परावर्तित किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। कमरे में सब कुछ सामान्य था। वहां कुछ नहीं है, श्रवण ने हंसते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। वह वास्तव में एक छात्र की बात पर विश्वास कर रहा था। ऐसा लगा कि उसने हाल ही में जो भूतों की कहानियां सुनी थीं, उन्होंने उसके अपने निर्णय को प्रभावित किया था। उसका बेटा एक बात थी, लेकिन वह भी रोहित के बकवास में पड़ रहा था। आखिरकार वह एक कॉर्पोरेट कार्यकारी था जिसका मूल्य अरबों में था। अगर बात बाहर निकल गई तो वह निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनेगा। हालांकि जब उसने दर्पण को कॉफी टेबल पर रखा तो उसके चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। दूसरी मंजिल की रेलिंग के पास एक व्यक्ति वहां स्थिर खड़ा था। कोण के कारण शरीर का केवल आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था, वह एक व्यक्ति था। दर्पण बिल्कुल साफ था, कोई गलती नहीं हो सकती थी। श्रवण की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अचानक ऊपर देखा। दूसरी मंजिल की रेलिंग के पास कुछ नहीं था, वह पूरी तरह से खाली था। वह वापस दर्पण देखने के लिए मुड़ा, लेकिन दर्पण में वह व्यक्ति घूम रहा था और फिर धीरे धीरे दूसरी मंजिल के गलियारे में गायब हो गया।
भूत का स्थान बदलता रहता है, वह जरूरी नहीं कि हर समय सोफे के पीछे ही खड़ा रहे, इसलिए उसे ढूंढने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन वह निश्चित रूप से घर में कहीं है, रोहित बोला। रोहित भाई, आपने अभी क्या कहा? श्रवण ने ऊपर देखा, उसकी आवाज हकला रही थी और उसकी आंखों में डर स्पष्ट था। अध्याय 161 इतिहास दोहराता है। विला में रोहित, केशव, श्रवण और सविता मौसी के अलावा वास्तव में एक पांचवां व्यक्ति भी मौजूद था। वह भूत जो हमेशा उनके आसपास घूमता रहा, जिसकी आत्मा कभी दूर नहीं हुई। देखने की शक्ति से बढ़कर कोई शब्द विश्वसनीय नहीं हो सकता। श्रवण ने वास्तव में दर्पण से देखा था कि कमरे में एक और व्यक्ति था और इस व्यक्ति को केवल दर्पण के माध्यम से देखा जा सकता था, नंगी आंखों से नहीं। अगर रोहित वहां शांति और संयम से नहीं बैठा होता तो श्रवण पहले ही अपने बेटे और प्रेमिका के साथ घबराकर भाग चुका होता। क्या तुमने देखा? श्रवण के हाव भाव में अचानक आए बदलाव को देखकर रोहित समझ गया कि उसने पुष्टि कर ली है। श्रवण का रंग विशेष रूप से भद्दा हो गया, एक ठंडक उसके पूरे शरीर को घेर गई। वह शांत महसूस करने लगा, तुरंत वहां से भागने की इच्छा उसके भीतर उमड़ पड़ी। श्रवण अंकल, घबराने की जरूरत नहीं है, हालांकि घबराना मदद भी नहीं करेगा। साथ ही तुरंत भागने के बारे में मत सोचिए। वह चीज हमेशा केशव का पीछा करती रही है और कहीं भी जाना बेकार है। अभी के लिए भूत कोई गंभीर खतरा पैदा नहीं करता है, जब तक कि हम दर्पण के बहुत करीब न जाएं, रोहित ने उसे याद दिलाया। क्या तुम इसे हल कर सकते हो? श्रवण ने अभी भी घबराते हुए पूछा। रोहित ने उत्तर दिया, फिलहाल नहीं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति असामान्य घटना को हल करने की गारंटी नहीं दे सकता, यहाँ तक कि व्यापक अनुभव वाले लोग भी नहीं, क्योंकि एक भूत का आतंक अप्रत्याशित होता है। इस समय भूत ने लोगों को मारना शुरू नहीं किया है। ये पहले से ही सबसे अच्छी खबर है। मैं ये जांचने आया हूं कि वह भूत केशव से कैसे चिपक गया। क्या केशव ने हाल ही में कोई अजीब अनुभव किया है, कोई अजीब घटनाएं सामने आई हैं? अगर कोई घर पर रहता है तो भूत से सामना होने की संभावना अधिक नहीं होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो उसका चिपके रहना असंभव है। तुम सही कह रहे हो, वह चीज घर पर नहीं बल्कि निर्माण स्थल पर मिली थी। मैं उसे कुछ दिन पहले उस जगह पर ले गया था, श्रवण ने गहरी भौहें सिकुड़कर कहा। आप इतना निश्चित कैसे हो सकते हैं? रोहित ने हैरान होकर पूछा। श्रवण ने उत्तर दिया, श्रमिकों के गायब होने के कारण निर्माण स्थल हाल ही में निलंबित कर दिया गया है। मैंने अभी उस चीज को अपनी आंखों से देखा और उसने जो कपड़े पहने थे वे साइट पर श्रमिकों की वर्दी थे। इसीलिए मुझे यकीन है कि यह निश्चित रूप से साइट से आई कोई चीज होगी। मैं समझा। रोहित ने सिर हिलाया, ये बात समझ में आती है। श्रवण जल्दी से शांत हो गया। अगर वह भूत स्वामी बनता तो उसमें संभावना जरूर होती। भयंकर भूतों से निपटने के लिए शांत दिमाग की आवश्यकता होती है, जो किसी भी इनसिग्निफिकेंट सुराग से महत्वपूर्ण जानकारी का विश्लेषण कर सके। हालांकि तुम केशव के सहपाठी हो और कुछ बातें कहना अटपटा हो सकता है, लेकिन यह मामला केशव के जीवन से जुड़ा है। वह मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए मुझे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर चाहिए, श्रवण ने गंभीरता से कहा। बेशक, आभार के रूप में मैं तुम्हें बिना कुछ लिए मदद नहीं करने दूंगा। जब तक केशव सुरक्षित है तुम अपनी कीमत बता सकते हो। जब तक मैं इसे खरीद सकता हूं मैं भान भी नहीं सिकुड़ूंगा। उसके लिए लोग पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और श्रवण ने सोचा कि उसकी स्पष्टवादिता को देखते हुए रोहित में असंभव कीमत बताने की हिम्मत नहीं होगी। पिताजी, इसका क्या मतलब है? रोहित भाई को अभी पैसे की कमी नहीं है, आप पैसे से दूसरों का अपमान नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि लोग ये सोचें कि सिर्फ हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हम कुछ खास हैं। आपने मुझे हमेशा यही सिखाया है ना? केशव ने कहा। रोहित ने उसे एक अजीब नज़र से देखा। कौन कह रहा है कि मुझे पैसे की कमी नहीं है? मैं पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं। तुम, एक अमीरजादा, उस कड़वाहट को कैसे समझ सकते हो? यह मामला अन्य असामान्य घटनाओं से अलग है, ये कुछ हद तक विशेष है। मैं मदद करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। आखिरकार हम दोस्त हैं। मैं केशव को मरते हुए खड़ा नहीं देख सकता, रोहित ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रवण ने आभार व्यक्त किया। आप कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? रोहित ने जवाब दिया, मैंने पहले ही शुरू कर दिया है। चूंकि स्रोत इस घर में नहीं है, हमें उस निर्माण स्थल पर जाकर जांच करनी होगी।
अगर हम स्रोत नहीं ढूंढ पाते हैं तो ये भूत हमेशा हमारे साथ रहेगा और कुछ होने में बस समय की बात है। चलो अभी निकलते हैं। सविता, सामान पैक करो, इस जगह से जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं वापस आने की योजना नहीं बना रहा हूँ। नहीं, पैक करने की जहमत मत उठाओ, चलो बस चलते हैं। एक पल के लिए झिझकने के बाद श्रवण ने तुरंत अपना मन बदल लिया। सविता मौसी एक पल के लिए हैरान रह गईं, फिर सहमत होते हुए सिर हिलाया। रोहित ने कहा, कोई बात नहीं, अगर घर में कोई कीमती सामान है तो आप उसे पैक कर सकते हैं। ये हल होने से पहले आप शायद वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे और मेरे यहाँ रहने से कुछ भी गलत नहीं होगा। तो मुझे 10 मिनट दो, श्रवण ने कहा। वास्तव में उसके पास घर पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं, गहने या कुछ और नहीं, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें। रोहित भाई, तुम्हें मुझे सुरक्षा देनी होगी, मुझे भी कुछ सामान लेना है, केशव ने कहा। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, रोहित ने कहा। हालांकि भूत डरावना दिख रहा था, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमताएं अभी भी काफी कमजोर थीं। कम से कम अभी के लिए यह अधिक खतरनाक नहीं था। जल्द ही श्रवण दस्तावेजों का एक ढेर लेकर बाहर आया, सविता मौसी गहनों का एक ढेर लेकर, और जहां तक केशव की बात है, उसने वास्तव में कंप्यूटर से कई हार्ड ड्राइव निकाली और कुछ नहीं लिया। चलो चलें, रोहित ने कहा। जल्द ही लोगों का समूह उस जगह से गाड़ियों में चला गया। सविता, इन चीज़ों को पहले वापस ले जाओ, उन्हें तिजोरी में रख दो, और अगर कुछ होता है तो मुझे निर्माण स्थल पर ढूंढना, श्रवण ने अपनी प्रेमिका को यात्रा के बीच में निर्देश दिया। ये स्पष्ट था कि वह अपनी प्रेमिका पर काफी भरोसा करता था। बाद में तीनों आदमी सीधे उसके निर्माण स्थल के लिए रवाना हुए। लेकिन ठीक इसी क्षण जयपुर शहर के एक हलचल भरे इलाके में वहां एक बार था जिस पर एक बोर्ड लगा था, रोज बार। आमतौर पर यह बार जीवंत भीड़ से गुलजार रहता था, लेकिन चूंकि दिन का समय था, व्यापार बहुत शांत लग रहा था। और ठीक इसी क्षण बार की दूसरी मंजिल पर एक बड़े निजी कमरे में एक भूत स्वामी की वर्दी पहने एक युवक सोने की छड़ी पर झुककर उदास चेहरे के साथ बोला, अंकुश, तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब तक रोहित जिंदा है, वह आखिरकार हम दोनों के लिए एक समस्या बन जाएगा। वह बच्चा अन्य साधनों के माध्यम से एक दूसरे भूत को नियंत्रित करने में कामयाब रहा है, जिससे दुर्भावनापूर्ण भूत के पुनरुत्थान में काफी देरी हुई है। जब तक वह लापरवाही से अपनी भूत शक्तियों का उपयोग नहीं करता है, वह कम से कम 1 साल तक जीवित रह सकता है। 1 साल के समय में उसके जयपुर शहर के अगले प्रभारी बनने की संभावना बहुत अधिक है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें 18 साल के किसी बच्चे को एक शहर का प्रबंधन करते हुए देखना पसंद आएगा, है ना? एक बड़े चमड़े के सोफे पर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था, जिसने गर्मी के बावजूद एक मोटा स्कार्फ लपेटा हुआ था और एक सिगार पी रहा था, जिसके दोनों ओर भड़कीले कपड़े पहने 20 साल की 2 छोटी स्कर्ट वाली महिलाएं थीं। उसका नाम कौशिक था और वह रोज बार का मालिक था। अंकुश, तुम्हें समझने की जरूरत है, रोहित तुम्हारे लिए मुसीबत है, मेरे लिए नहीं, कौशिक हंसते हुए बोला। उसने अपने सिगार का एक कश लिया, अपनी ओर इशारा किया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए रोनी और उसके पूरे परिवार को मार डाला है, भूत स्वामी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में। जब पिछले भूत स्वामी रघु मेरे पास आए थे, तब भी मैं इतना विनम्र नहीं था। अगला भूत स्वामी कौन बनता है, इससे मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने सिगार को हिलाया, धुएं का एक छल्ला उड़ाते हुए। तुमने रोहित के हाथों एक पैर खो दिया, वह तुम्हारी अपनी समस्या है। मुझे अपने भूत स्वामियों के शक्ति संघर्षों में मत घसीटो, ठीक है? अंकुश अपनी सुनहरी छड़ी पर झुककर लंगड़ाते हुए करीब आया, उसकी शैतानी निगाह कौशिक पर टिकी हुई थी। तुम पहले से ही इसमें शामिल हो। रोहित रोनी और उसके परिवार के लिए बदला लेना चाहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम नहीं जानते? उपेंद्र गुप्ता के क्लब को उसी ने पलट दिया था, बहुत सारे शेयरधारक मर गए, केवल रमाकांत नाम का एक आदमी बच गया। उपेंद्र गुप्ता उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हुआंगगांग गांव की घटना के कारण भी अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब ने 5 या 6 भूत स्वामियों को खो दिया। अब उसके क्लब में केवल पवन कुमार नाम का एक विश्वसनीय व्यक्ति बचा है। बाकी कुछ भूत स्वामी, हर कोई केवल एक ही भूत को नियंत्रित करता है। वे निश्चित रूप से मर जाएंगे जब दुर्भावनापूर्ण भूत फिर से उभरेंगे। वे अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर पवन कुमार सच में रोहित का पीछा करता है, तो यह ज्यादा से ज्यादा 1 के 1 होगा और जीतने की संभावना ज्यादा नहीं है। इसलिए अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उपेंद्र गुप्ता निश्चित रूप से तुम्हारे पास मुलाकात के लिए आएगा।
तो तुम चाहते हो कि मैं उपेंद्र गुप्ता से सहमत हो जाऊं, रोहित से छुटकारा पाने के लिए पवन कुमार के साथ हाथ मिलाऊं? फिर तुम भड़काने वाले फायदे उठाओगे, हमें तब तक सिर से सिर जाने दोगे जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। कौशिक अपने सिगार पर कश लेते हुए मुस्कुराया और अपने सिर की ओर इशारा किया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं अंकुश, मुझे एक बेवकूफ़ मत समझो। मैं कई अलौकिक घटनाओं से बच गया हूं, मुझे कुछ सम्मान दिखाओ, ठीक है? अंकुश दूसरी मंजिल की खिड़की के पास खड़ा था, बाहर के व्यस्त यातायात को देखते हुए। इतनी खास जगह, इतना व्यस्त बार, तुम हर दिन सोना बटोर रहे होगे, है ना? अगर इसे बंद कर दिया गया तो ये शर्म की बात होगी। तुम आगे बढ़ो और इसे सील कर दो। अगर मैं चाहूं तो जितने चाहूं उतने बार खोल सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इससे पैसे कमाने के लिए निर्भर हूं? जब से मैं एक भूत नियंत्रक बन गया हूं, मैंने पर्याप्त से अधिक पैसा कमाया है। मैंने ये बार केवल कुछ महिलाओं के साथ मौज मस्ती करने के लिए खोला था। जैसे ही वह बोला, कौशिक ने अपनी बाहों में मौजूद सुंदरी को एक चुंबन दिया। अध्यक्ष उपेंद्र, मुझे भी एक चाहिए, दूसरी महिला ने कोमल आवाज में कहा। जरूर जरूर, हर किसी को एक हिस्सा मिलता है। मुझे तुम्हारा मुंह फुलाना बहुत पसंद है, कौशिक ही करके हंसा। अंकुश ने कहा, दूरदर्शिता के बिना आदमी को तत्काल चिंताएं होना तय है। कौशिक, तुम्हें आगे देखना होगा। मैं तुम्हें 100 किलोग्राम सोना और यह पूरी व्यावसायिक सड़क दूंगा उस काम के लिए जो तुमने उपेंद्र गुप्ता से वादा किया था। कौशिक, जो महिलाओं के साथ फ्लर्ट कर रहा था, ने अपनी मुस्कान को थोड़ा रोका। और अगर मैं मना कर दूं तो? बैंक टिल्ड। अगले ही पल एक बंदूक की गोली चली। उसकी बाहों में मौजूद महिला से तुरंत खून के छींटे पड़े। अगर तुम सहमत नहीं होते तो तुम्हारे साथ यही होगा। अंकुश के हाथ में पिस्तौल से सफ़ेद धुएं का एक झोंका उठा। उसकी आंखें पागलपन के एक संकेत से रंगी हुई थीं। टिल्ड। उनके बगल में बैठी दूसरी महिला पहले हैरान रह गई, फिर चीखी और होश में आने के बाद पागलों की तरह भाग गई। कौशिक ने उसे नहीं रोका। उसने अपने हाथ में सिगार नीचे रखा, अपने चेहरे से खून पोंछा और भावहीनता से खड़ा हो गया, एक जंगली जानवर की तरह जो गुस्से में आने वाला था। उसके गले से गुर्राहट निकली। अंकुश, क्या तुम मरने की तलाश में हो? अगर रोहित नहीं मरा तो मैं आज नहीं तो कल उसके हाथों मर जाऊंगा। मेरे पास उसके खिलाफ ज्यादा मौका नहीं है। वह आश्चर्यजनक रूप से मेरे एक पैर को उसी तरह नष्ट कर सकता है जैसे वह मेरा सिर ले सकता है। लेकिन मुझे तुमसे निपटने में काफी भरोसा है। और क्या तुम निश्चित हो कि तुम एक महिला के लिए युद्ध में जाना चाहते हो? सोच लो इससे पहले कि तुम कार्य करो। चाहे कुछ भी हो, मैं अब जयपुर शहर का प्रभारी हूं। अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम्हें वांटेड घोषित कर दिया जाएगा। अंकुश ने अपनी आंखें सक्रिय कर लीं, एक जहरीले सांप की तरह। एक भगोड़े के रूप में, एक बार जब रोहित कार्यभार संभाल लेगा तो उसका पहला काम तुम्हें बाहर निकालना होगा। भले ही वह ऐसा न करे, मुख्यालय तुम्हें मानव सुरक्षा का उल्लंघन करने के लिए तुम्हारे खिलाफ आदेश जारी करेगा। यह अलौकिक घटनाओं से अधिक प्राथमिकता है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। कौशिक की सांसें भारी थीं और उसके दिल में क्रोध फटना चाहता था, लेकिन विवेक ने उसे रोक दिया। अंकुश सही था, अब उससे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके विपरीत, ये खुद को मृत्यु के जाल में धकेल देगा। लेकिन रोहित से निपटने के लिए उपेंद्र गुप्ता के साथ सहयोग करने के लिए सहमत होना भी उसे असहनीय लगा। वह भूत नियंत्रकों के बीच के संघर्षों में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने पहले अंकुश को रोनी को मारने में मदद की थी ताकि इस नए भूत नियंत्रक से परेशान न हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोनी से निपटना एक जाल होगा जिसने उसे इस जटिल संघर्ष में फंसा दिया। रोहित को मारो और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तुम अभी भी जयपुर शहर के अंडरवर्ल्ड बॉस रहोगे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे कार्यकाल के दौरान यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारी मदद मांगूंगा। अगली बार नहीं होगी, अंकुश ने कहा। कौशिक ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक भद्दे चेहरे के साथ पास आया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। अंकुश ने विरोध नहीं किया और मुंह से जमीन पर गिर गया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। हे, तो यह एक सौदा है। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। उसने एक छड़ी का उपयोग करके उठने के लिए संघर्ष किया, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। तुम्हें जल्दी मर जाना चाहिए। तुम एक इंसान से ज्यादा एक भूत जैसे लगते हो। कौशिक ने शैंपेन की एक बोतल उठाई, एक घूंट लिया और फिर बोतल को दीवार के खिलाफ फेंक दिया, जहां वह एक जोरदार आवाज के साथ फूट गई। दफा हो जाओ और मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना।
अंकुश ने अपने चेहरे से शराब पोंछी और फिर अपनी कृत्रिम अंग के साथ जाने की तैयारी करते हुए चेतावनी दी, रोहित के पैरों के नीचे की छाया और उसकी आंखों से सावधान रहना। उसकी फाइल का नाम भूत आंख रोहित है। वह भूत आंख काफी असाधारण होनी चाहिए, अन्यथा उसके लिए हुआंगगांग गांव की घटना में बच पाना असंभव होता। यदि संभव हो तो मेरा सुझाव है कि तुम उस भूत आंख को सीमित कर दो। हो सकता है ये तुम्हारे लिए इस यात्रा पर एक अप्रत्याशित लाभ बन जाए। दफा हो जाओ, कौशिक ने धीमी आवाज में गुर्राया और निजी कमरे की बत्तियां पूरी तरह से बाहर जाने से पहले झपकी लेने लगीं, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंकुश मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था उसने देखा कि उसके आसपास की दीवारें अचानक क्षय होने लगीं। प्लास्टर तेजी से उखड़ गया और काई फैलने लगी, जबकि क्षय की एक दुर्गंध हवा में तैरने लगी। निजी कमरे के कांच के दरवाजे से वह स्पष्ट रूप से एक लंबे, पतले व्यक्ति की आकृति को देख सकता था जिसने काले लबादे पहने थे और जो अज्ञात समय पर बाहर दिखाई दिया था। ये तुम्हारा किया धरा तो नहीं है ना? अंकुश ने पीछे मुड़कर पूछा। कौशिक का भाव तंग गया और वह तुरंत मुड़ा और फर्श से छत तक की खिड़की की ओर दौड़ा, बाहर सड़क की ओर देखते हुए। ठीक इसी क्षण बाहर की सड़क अचानक घोर अंधेरी हो गई। पूरी दुनिया से प्रकाश गायब हो रहा था और सड़क पर मौजूद पैदल यात्री और वाहन भी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। इससे भी बढ़कर सभी दिशाओं से अंधेरा कोहरे की तरह लुढ़क रहा था, लगातार इस जगह पर अतिक्रमण कर रहा था। यह एक राक्षस के खुले मुंह जैसा था जो अपने सामने सब कुछ निगलने के लिए तैयार था। बेशक यह मेरी क्षमता नहीं है, कौशिक ने कहा। चूंकि ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है कि आज हम काफी बदकिस्मत हैं। यह एक अपसामान्य घटना है और यह एक अपसामान्य घटना है जो हमें निशाना बना रही है। अंकुश धीरे धीरे दरवाजे से पीछे हटा। दरवाजे के बाहर खड़ा काले लबादे में लंबा पतला आदमी निस्संदेह एक भूत था। एक असली भूत। धप 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 टिल्ड। अगले ही पल दरवाजे से एक खटखटाने की आवाज आई। ये भारी और दबावपूर्ण थी, जैसे दिल पर ही खटखटाया गया हो, जिससे लगभग सांस रुक जाए। क्या ये भूत द्वार खटखटाने वाला है? अंकुश की आंखें अचानक सक्रिय हो गईं। उसने पहले भी खटखटाना सुना था, आज पहले रोहित के साथ अपनी बातचीत के दौरान। ये संकट की इसी भावना ने उसे जल्दी से कौशिक और उपेंद्र गुप्ता को हाथ मिलाने की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके तेज कार्रवाई के बावजूद वह अभी भी इस अपसामान्य घटना का सामना करेगा। भूत द्वार खटखटाने वाला क्या है? कौशिक ने पूछा। अंकुश डरा नहीं था बल्कि बहुत शांत होकर बोला, जयपुर शहर की अपसामान्य घटनाओं में केवल 7 भाग्यशाली व्यक्ति जीवित बचे और रोहित उनमें से एक था। उस अपसामान्य घटना को भूत दमन विभाग द्वारा भूत द्वार खटखटाने वाला नाम दिया गया था। आतंक का स्तर, एक महाव्यक्ति का स्तर। ओह, और पिछले भूत दमनकर्ता रघु की भी एक विश्वविद्यालय की घटना में मृत्यु हो गई थी। क्या एक महाव्यक्ति स्तर का भूत? कौशिक का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। अंकुश, तुम कमीने बदमाश, तुमने मुझे फंसा दिया। क्षमा करें, मैं तुम्हारी तरह ही निर्दोष हूँ। ऐसा लगता है कि रोहित के पास भूत द्वार खटखटाने वाला घटना में फेरबदल करने का एक तरीका है, इसलिए असली दुश्मन वह है, मैं नहीं। अब गुस्सा होने का समय नहीं है। चलो पहले बचने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। एक महाव्यक्ति स्तर के भूत के खतरे के स्तर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, अंकुश ने कहा। तुम्हारी माँ का? कौशिक इतना गुस्से में था कि उसे लगा कि वह किसी को मार देगा, लेकिन वर्तमान स्थिति ने उसे अंकुश के साथ हिसाब बराबर करने की अनुमति नहीं दी। धप 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 टिल्ड। खटखटाने का दूसरा दौर फिर से सुनाई दिया। अध्याय 162, गुवानजियांग आवासीय परिसर। जयपुर शहर के शहरी क्षेत्र में एक और अपसामान्य घटना हुई, एक अत्यंत गंभीर भूत द्वार खटखटाने वाला हादसा। हालांकि इसके प्रेरक रोहित को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी। अगर उसे पता भी चलता तो वह बस ताली बजाकर और जयकार करके अनुमोदन ही करता। कार रुकी। रोहित, श्रवण और केशव शहर के केंद्र से कुछ ही दूरी पर स्थित एक निर्माण स्थल पर पहुंचे। गुवानजियांग गार्डन। सामने एक विशाल मूल मेहराब खड़ा था, जिसके बाद नई बनी इमारतों की कतारें थीं। एक नज़र में आवासीय परिसर अंतहीन लग रहा था, जिसमें कम से कम दर्जनों ऊंची इमारतें और 100 से अधिक विला थे, वास्तव में एक विशाल परिसर। इसके अलावा परिसर नदी के किनारे बनाया गया था, जिसकी भौगोलिक स्थिति और वातावरण उत्कृष्ट था। इस रियल एस्टेट का अधिकांश भाग पूरा हो चुका था और बाजार में पहले से ही उपलब्ध था।
किनारों पर विभिन्न विज्ञापन थे जिनमें 50,000 की औसत कीमतें, खरीदना ही कमाना है जैसे नारे और प्रमुख स्थान जैसे विवरण और ऐसे ही वाक्यांश शामिल थे। काफी अच्छा आवासीय परिसर है, रोहित ने टिप्पणी की। थोड़ा लुभाया हुआ महसूस कर रहा था। ये शहर के केंद्र से न तो बहुत दूर था और न ही बहुत करीब, जिसमें सुविधाजनक परिवहन था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पास में कम जनसंख्या घनत्व वाली एक बड़ी नदी के किनारे स्थित था। यहाँ बसना आदर्श विकल्प होगा। बेशक, यह एक रियल एस्टेट परियोजना है जिसे मैंने बहुत सावधानी से विकसित किया है। चाहे वह वातावरण हो, वास्तुशिल्प शैली हो या भौगोलिक स्थान हो, ये राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम है। मेरा इरादा इस जगह को एक धनी जिला में बदलना है। केवल विला क्षेत्र ही 50% से अधिक भूमि को कवर करता है और हमने प्रीसेल प्रणाली को समाप्त कर दिया है। मेरा मानना है कि एक बार जब परिसर पूरी तरह से बन जाएगा और वे यहाँ के वातावरण और घरों की गुणवत्ता को देखेंगे, तो लोग निश्चित रूप से उच्च कीमत पर भी खरीदने के लिए लुभाएंगे, श्रवण ने एक हंसी के साथ कहा। हालांकि थोड़ा शेख ही बघार रहा था, उसे अपनी रियल एस्टेट परियोजना पर पूरा भरोसा था। भूतों का साया होना शर्म की बात है। अगर यह बाहर निकल गया तो अमीरों की तो बात ही छोड़िए, गरीब भी नहीं खरीदेंगे, रोहित ने कहा। इसके अलावा मुसीबत आते ही निर्माण रोक दिया गया और बिक्री रद्द कर दी गई, ये सब जानकारी को नियंत्रित करने के लिए। अमीरों की तंत्रिकाएं हमेशा थोड़ी अधिक संवेदनशील होती हैं, कोई भी अफवाह या बुरी खबर उन्हें घर खरीदने से रोक सकती है या कम से कम बिक्री मूल्य को प्रभावित कर सकती है। तुम सही कह रहे हो, हम पहले से ही कारण की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर यह वास्तव में एक भूत है तो हमें रोहित भाई की मदद की जरूरत होगी, है ना? श्रवण ने विनम्रता से पूछा। चलो पहले बिक्री कार्यालय सेल्स ऑफिस में जाकर बैठते हैं। पिछले कुछ दिनों से साइट अपेक्षाकृत शांत रही है और श्रमिकों के गायब होने की कोई घटना नहीं हुई है। यहाँ सुरक्षित होना चाहिए, रोहित ने पूछा। इसके बावजूद क्या आप यहाँ रहेंगे, श्रवण अंकल? बेशक नहीं, श्रवण ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। ये बिक्री कार्यालय प्रभावशाली है, काफी आलीशान। यह नदी के किनारे एक विशाल दृश्य, भव्य सजावट, एक जागीर की तरह बनाया गया है और इसमें 5 मंजिलें हैं जो रहने के लिए काफी सुविधाजनक है। रोहित बिक्री कार्यालय के सामने आया और निरीक्षण किया। मैंने इसके लिए एक प्रसिद्ध विदेशी डिजाइनर को किराए पर लिया था। यह मेरी सबसे गर्वित रचनाओं में से एक है, श्रवण ने कहा। इतने बड़े परिसर के साथ मुझे दुकान के सामने को न्याय देना पड़ा। तो क्या आप इस बिक्री कार्यालय को बेच रहे हैं? रोहित ने पूछा। मुझे रहने के लिए एक घर की जरूरत है और यह जगह अच्छी है। भूतों के साए को छोड़कर इस असामान्य घटना को हल किया जाना चाहिए और व्यापार चलता रहना चाहिए। अगर तुम केशव की समस्या को हल कर सकते हो तो मैं तुम्हें यह बिक्री कार्यालय दे दूंगा, श्रवण ने एक पल सोचने के बाद एक निश्चित उदारता के साथ भव्यता से हाथ हिलाते हुए कहा। नहीं, एहसान एहसान होते हैं, व्यापार व्यापार होता है। चीज़ों को ठीक से किया जाना चाहिए और इस असामान्य घटना के हल होने से पहले मैं पहले से कुछ कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। इसलिए श्रवण अंकल, कृपया अपनी कीमत बताएं, रोहित ने कहा। भले ही मैं गरीब हूँ, फिर भी मैं एक घर खरीद सकता हूँ। ठीक है, ये श्रवण झिझका। ऐसा नहीं था कि वह बेचना नहीं चाहता था, उसके लिए एक कीमत तय करना मुश्किल था। उसे अभी भी रोहित की मदद की ज़रूरत थी और अगर कीमत बहुत ज़्यादा तय की गई तो कोई भी इसे खरीद नहीं पाएगा, जो अटपटा होगा। अगर बहुत कम तय की गई तो इसे मुफ्त में देना और एक एहसान कमाना बेहतर था। केशव ने कहा। पिताजी, रोहित ने पहले जिक्र किया था कि वह बसने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता है। अगर वह यहाँ रहता है तो मैं भी यहाँ चला जाऊँगा। बस उसे एक छूट दो, इसे कुछ लाख से 1 करोड़ में बेच दो। ओह, और 3 विला और 2 स्टोरफ्रंट भी शामिल कर दो। मैंने आज उससे एक गोल्डन डेजर्ट ईगल खरीदा है और अभी तक भुगतान नहीं किया है। वैसे भी तुम घर बेच नहीं सकते। श्रवण ने अपने बेटे को एक अजीब नज़र से देखा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम एक फिजूल खर्ची की तरह बोल रहे हो? ऐसा कैसा? मैं 50 मिलियन में बिक्री कार्यालय की पेशकश करता हूँ। क्या आप इसे बेचने के लिए सहमत होंगे, श्रवण अंकल? रोहित अचानक फिर से बोला। ये कीमत यहाँ के बाजार मूल्य के लिए लगभग सही होनी चाहिए। श्रवण ने कुछ आश्चर्य के साथ रोहित को देखा। यह उम्मीद नहीं थी कि युवक साहपूर्वक 50 मिलियन की पेशकश करेगा और वह भी आंख झपकाए बिना, केशव के समान उम्र के छात्र जैसा बिल्कुल नहीं।
उसे याद आया कि केशव की कक्षा में ज्यादातर लोग अच्छे परिवारों से नहीं थे। 50 मिलियन थोड़ा ज्यादा है। इस बिक्री कार्यालय की कीमत अधिकतम 30 मिलियन है, श्रवण ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वर्तमान कीमत है, लेकिन एक बार जब मैं यहाँ आ जाऊंगा तो आपकी संपत्ति उससे कहीं अधिक की होगी, रोहित ने अपनी आंखें थोड़ी सक्रिय की, ईमानदारी से बोलते हुए। श्रवण का भाव कठोर हो गया, उसकी आंखें अनिश्चितता से झिलमिला उठीं। अगर, जैसा कि रोहित ने कहा, अब सामान्य घटनाएं बढ़ रही थीं और कोई विशेष व्यक्ति जो इन घटनाओं को हल कर सकता था, वह यहाँ रह रहा था, तो यह निस्संदेह जयपुर शहर के अमीरों को आश्वासन देगा। इन घरों के लिए केवल 50,000 की मांगी गई कीमत भी कम हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि केशव ने उस रोहित के साथ रहने का फैसला किया। ये बच्चा चालाक है, बिल्कुल भी मूर्ख नहीं। अगर मैं 3 विला की पेशकश करके रोहित भाई को सुरक्षित कर सकता हूं, तो यह निस्संदेह एक लाभदायक सौदा है। सबसे पहले, यह मेरी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, और दूसरा, ये पूरे आवासीय परिसर की संपत्ति की कीमतों को पुनर्जीवित करेगा। वास्तव में एक तीर से 2 निशाने। वह वास्तव में मेरा बेटा है। वह अपने पिता को बचाने के लिए घुमा फिराकर काम करना जानता है। श्रवण केशव को देखकर कुछ भावुक हो गया था, लेकिन फिर उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वहां केशव था, छोटा बच्चा, ईयरप्लग लगाए हुए और अपने फोन पर वीडियो देख रहा था। ... मुझे पहले जो कहा था उसे वापस लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे मिस्टर रोहित के साथ एक व्यावसायिक सौदे के बारे में अच्छी तरह से बात करने की जरूरत है, श्रवण ने गंभीर और कठोर लहजे में कहा, एक अधिक औपचारिक संबोधन पर बदलते हुए। रोहित ने कहा, श्रवण अंकल, बस सीधे बोलिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और घुमावदार तरीकों को नहीं समझता, इसलिए अगर आप सीधे मुद्दे पर आते हैं तो मेरे लिए समझना आसान है। गोवानजियां गार्डन केवल एक डेवलपर द्वारा विकसित नहीं किया गया है। मेरे अकेले के पास इस भूमि को सुरक्षित करने के लिए पूंजी नहीं थी, इसलिए उस समय 3 डेवलपर बोली पर काम कर रहे थे। मैं उनमें से केवल एक था। मैं सामने की इमारतों के विकास के लिए जिम्मेदार था, जबकि अन्य पीछे के लिए जिम्मेदार थे। अगर मिस्टर रोहित पूरे परिसर को पुनर्जीवित कर सकते हैं और यहाँ निवास कर सकते हैं, तो हम एक व्यावसायिक सहयोग में प्रवेश कर सकते हैं, श्रवण ने समझाया। रोहित ने कहा, श्रवण अंकल, कृपया जारी रखें, किस तरह का सहयोग? श्रवण ने कहा, अगर वास्तव में यहाँ भूत हैं, तो एक बार जब अन्य 2 डेवलपर आश्वस्त हो जाएंगे, तो वे निस्संदेह अपनी संपत्तियों को कम कीमत पर बेच देंगे। हम उनके हिस्से को लेने के लिए सहयोग कर सकते हैं और फिर बाद में इसे उच्च कीमत पर बेच सकते हैं। यह एक सरल संचालन है। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो हम दसियों अरब कमा सकते हैं। ये सुनकर रोहित की पलकें झपकीं। दसियों अरब, लानत है। मैं यहाँ कुछ मिलियन के लिए अलौकिक घटनाओं को हल करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ और ताबूत बेचकर मुश्किल से अरबों कमा पाया हूँ, फिर भी श्रवण बस ऐसे ही दसियों अरब कमा सकता है। विसंगति बहुत बड़ी है। बेशक, यह इस आधार पर है कि जयपुर शहर में वास्तव में अलौकिक घटनाओं का प्रकोप है और यह केवल एक कभी कभार होने वाली घटना नहीं है। हालांकि, अगर अलौकिक घटनाएं मौजूद हैं, तो मैं उन्हें कुछ स्थानीय प्रचार भी दे सकता हूं, जिसका मुझे विश्वास है कि एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, श्रवण ने कहा। अफवाहें फैलाना और संपत्ति की कीमतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। श्रवण अंकल, आप वास्तव में खेल खेलना जानते हैं, रोहित ने कहा। श्रवण ने कहा, ये बस कुछ सबसे सामान्य व्यावसायिक रणनीतियों में से है। अगर मिस्टर रोहित सहमत होते हैं, तो हम अपनी साझेदारी के अगले चरण को शुरू करने के लिए तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जहां तक अंतिम वितरण का सवाल है, मिस्टर रोहित अपनी शर्तें तय कर सकते हैं। रोहित ने अपनी आंखें सक्रिय की, विचार करते हुए। ये सौदा निस्संदेह सबसे कम लागत वाला था जिसका उसने कुछ समय में सामना किया था। कम जोखिम, उच्च इनाम। अगर सफल रहा, तो मुझे फिर कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भले ही मैंने पहले कुछ अरब कमाए थे, लेकिन वह सब सोना खरीदने में खर्च हो गया था, और भविष्य की खपत की तुलना में ये कहीं भी पर्याप्त नहीं है। 40%, मुझे पूरे आवासीय परिसर का 40% चाहिए, रोहित ने अपनी उंगलियां फैलाते हुए कहा। श्रवण ने तुरंत सिर हिलाया, असंभव, ये बहुत ज्यादा है। 40% पर मैं घाटे में रहूंगा। मैंने इस विकास में इतना निवेश किया है और अन्य 2 शेयरों को अधिग्रहण करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। मैं सभी जोखिम उठा रहा हूं। अगर मैं मुनाफे का 40% दे दूं, तो मेरे पास शायद ही कोई मार्जिन बचेगा।
उसने सोचा था कि रोहित के साथ बातचीत करना आसान होगा, लेकिन मुनाफे के बंटवारे की बात आने पर वह सख्त था। शायद उसने उसे गलत समझा था। मैं अन्य 2 डेवलपर्स को अविश्वसनीय रूप से कम कीमत पर आपको बेचने के लिए राजी करूंगा, और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, एक दिन आएगा जब जयपुर शहर में अलौकिक घटनाएं छिपाई नहीं जा सकेंगी। मेरे यहाँ रहने से पूरे परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यहाँ संपत्ति की कीमतें आसमान छू सकती हैं। चूंकि यह व्यापार है, इसलिए इसे निष्पक्ष होना चाहिए, रोहित ने कहा। श्रवण अंकल अब निवेश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है भविष्य जीतना, रोहित ने जोड़ा। एक पल के लिए सोचने के बाद श्रवण ने कहा, मैं उस कीमत पर किसी भी कीमत पर सहमत नहीं हो सकता, जब तक कि आप अपनी क्षमता के ठोस कार्यों से मुझे आश्वस्त न करें, अन्यथा हमें फिर से बातचीत करनी होगी। बेशक, आप अभी तक अलौकिक घटनाओं को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि 40% वास्तव में इतना ज़्यादा नहीं है, रोहित ने कहा। चूंकि तुम ऐसा कहते हो, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगा। तो ये सुखद सहयोग के लिए है, श्रवण ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हुए कहा। सुखद सहयोग के लिए। दोनों ने हाथ मिलाए। सौदे पर अस्थायी रूप से सहमत हो गया था। रोहित को श्रवण की हिम्मत की प्रशंसा करनी पड़ी। कोई भी अन्य व्यक्ति इतने अस्पष्ट प्रतिफल वाले निवेश पर इतना बड़ा जोखिम लेने में संकोच करेगा। जब तक कि श्रवण को वैश्विक स्तर पर अलौकिक घटनाओं के प्रकोप के बारे में पहले से ही पता न हो, जिसने उसे पहले से तैयारी करने में सक्षम बनाया। हालांकि अलौकिक घटनाओं के बीच एक व्यावसायिक अवसर को देखने की दूरदर्शिता निश्चित रूप से तेज थी। ऐसा व्यक्ति अमीर बन गया, यह कोई संयोग नहीं था। अध्याय 163 तथ्य बोलते हैं। अध्यक्ष शरद, आप आ गए। बिक्री विभाग सेल्स डिपार्टमेंट में प्रवेश करते ही बिक्री कर्मचारियों ने स्पष्ट चापलूसी के साथ तुरंत उनका अभिवादन किया। श्रवण ने एक सीईओ की मुद्रा में जवाब में सिर हिलाया, जिससे उन्हें उस कामुक व्यक्ति के साथ जोड़ना मुश्किल हो गया जो पहले जमीन पर लेटा हुआ था और लग रहा था कि वह वास्तव में विकृत खेल खेलने का आनंद ले रहा है। अध्यक्ष शरद, अध्यक्ष खुर्शीद और अध्यक्ष शरद तीसरी मंजिल के लॉन्ज में हैं। क्या आप ऊपर जाना चाहेंगे? पेशेवर पोशाक पहने और कुछ आकर्षक दिखने वाली एक बिक्री प्रबंधक सेल्स मैनेजर ने जल्दी से पास आकर फुसफुसाया। वे दोनों भी आए, श्रवण ने आश्चर्य से कहा। वे कब आए? अध्यक्ष खुर्शीद सुबह आ गए थे और अध्यक्ष शरद अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। उन दोनों ने दोपहर का भोजन यहीं किया, बिक्री प्रबंधक ने कहा। श्रवण ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो। समझ गई, अध्यक्ष शरद, प्रबंधक ने जवाब दिया। उनका आना काफी समय पर है, क्योंकि मुझे उनसे निर्माण स्थल से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी है। श्रवण ने पीछे मुड़कर कहा, आपको हमारे साथ शामिल होने में कोई आपत्ति तो नहीं है? रोहित ने कहा, चूंकि सभी महत्वपूर्ण लोग आज यहाँ हैं, तो इस सौदे पर अभी क्यों न चर्चा करें? युवा, तुम काफी अधीर हो। अगर तुम वास्तव में इसे पूरा कर सकते हो तो अच्छा होगा, लेकिन इतने बड़े सौदे को एक दिन के भीतर अंतिम रूप देना असंभव है। व्यापार इतना सरल नहीं है, श्रवण ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित के साथ सहयोग करने की उनकी इच्छा इसलिए नहीं थी कि वह वास्तव में उसके साथ मुनाफे का इतना बड़ा हिस्सा साझा करना चाहते थे। यह इसलिए था क्योंकि वह अपने परिवार के लिए एक बीमा पॉलिसी खरीदना चाहते थे। अगर रोहित वास्तव में अलौकिक घटनाओं को हल कर सकता है, तो श्रवण स्वाभाविक रूप से ऐसे अद्वितीय प्रतिभा के साथ एक दीर्घकालिक सहकारी संबंध स्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। जहां तक 40% मुनाफे के हिस्से का सवाल है, वह अध्यक्ष खुर्शीद और अध्यक्ष शरद से संपत्तियों को अधिग्रहण करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि श्रवण के दिल में यह महसूस हुआ कि रोहित ऐसा नहीं कर पाएगा। उन 2 पुराने लोमड़ियों से निपटना आसान नहीं था। अध्यक्ष शरद, कृपया रुकिए, हमारे बॉस अंदर हैं, एक बैठक कर रहे हैं। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचे और मेहमान कक्ष गेस्ट रूम में प्रवेश करने वाले थे, दरवाजे पर मौजूद 2 काले सूट पहने अंगरक्षकों ने श्रवण, रोहित और केशव को बाधित किया। श्रवण का भाव गहरा गया और उन्होंने एक कठोर आवाज में कहा, अध्यक्ष खुर्शीद और अध्यक्ष शरद काफी ऊंचे दर्जे का नाटक कर रहे हैं। मेरे अपने बिक्री विभाग में वे मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं और अंगरक्षकों को दरवाज़ा रोकने के लिए रखा है। इसका क्या मतलब है? हट जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से कूदने के लिए मजबूर कर दूंगा। बोलने के बाद उन्होंने पास की खिड़की की ओर इशारा किया। अंगरक्षकों के चेहरे बदल गए और उन्होंने अब उन्हें बाधित करने की हिम्मत नहीं की।
श्रवण ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला, उनका भाव तुरंत एक खुशनुमा मुस्कान में बदल गया। हाहा, कौन सी हवा अध्यक्ष खुर्शीद और अध्यक्ष शरद को चाय के लिए मेरे बिक्री विभाग में उड़ा लाए। ये सही है, मेरे पास यहाँ बारीक चाय का एक कैन है, मुझे जोर देकर कहना पड़ेगा कि आप दोनों कुछ आजमाएं। प्रवेश करने के बाद 2 सूट पहने आदमी इस समय एक सोफे पर बैठे थे, धूम्रपान कर रहे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। अध्यक्ष शरद, सही समय पर आए, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। चाय को बाद के लिए छोड़ते हैं, एक नाटे गंजे अधिक वजन वाले आदमी ने एक खुशमिजाज भाव से कहा। ओह, मैं अध्यक्ष शरद के मन में हूँ। अब ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं उत्सुक हूँ, श्रवण ने मुस्कुराते हुए कहा। एक तरफ एक सांवले रंग के पतले आदमी ने एक सिगरेट पर कश लेते हुए कहा, अध्यक्ष शरद और मैं निर्माण स्थल के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि निर्माण रोकना और बिक्री पर रोक लगाना एक सही फैसला नहीं था। हमें अभी भी मकान बेचने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी ज़मीन पर इतनी ज़्यादा पूंजी फंसी हुई है, जोखिम कम नहीं है। हम कुछ लोगों के गायब होने को अपनी बिक्री को प्रभावित नहीं करने दे सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो, मैं हाल ही में ठीक उसी कारण से एक पेशेवर को लाया हूँ, निर्माण श्रमिकों के गायब होने की जांच करने के लिए। श्रवण ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। रोहित एक विशेष उद्योग में एक पेशेवर प्रतिभा, अलौकिक घटनाओं को हल करने में विशेषज्ञता रखता है। अलौकिक घटनाएं, अध्यक्ष शरद ने हंसते हुए कहा। अध्यक्ष शरद, तुम्हें यह अनाड़ी कहाँ मिला? क्या वह अभी तक बालिग भी हुआ है? एक पेशेवर, तुम कम से कम इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने की कोशिश कर सकते थे। अगर तुम एक भिक्षु, एक ताओवादी पुजारी या एक वास्तुशास्त्र के मास्टर को लाए होते तो मैंने शायद विश्वास कर लिया होता। उसकी तो अभी तक पूरी दाढ़ी भी नहीं आई है, उसके पास क्या क्षमताएं हो सकती हैं? अंतर्राष्ट्रीय जासूस। रोहित, मुझे आप दोनों से मिलकर खुशी हुई, उसने शालीनता से कहा जैसे ही वह पास आया और एक हाथ बढ़ाया। रोहित गुस्सा नहीं हुआ, अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ वह पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। एक अंतर्राष्ट्रीय जासूस, तुम ये भी कह सकते हो कि तुम एक शांति दूत हो। अध्यक्ष शरद, हम सब रुतबे वाले लोग हैं, चलो हर किसी को शामिल नहीं करते, हमारा समय कीमती है। अध्यक्ष खुर्शीद ने हंसी के साथ सिर हिलाया, एक खारिज करने वाले इशारे के साथ अपनी सिगरेट की राख को उड़ाते हुए, स्पष्ट रूप से एक शब्द पर भी विश्वास नहीं किया। अपने कपड़ों पर राख को देखते हुए रोहित को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने बस उसे झाड़ा और शांत ढंग से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप दोनों का समय कितना मूल्यवान है, सज्जनों, लेकिन निश्चित रूप से वह आपके जीवन के मूल्य से तुलना नहीं कर सकता। बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अध्यक्ष शरद, क्या तुम अपने लोगों को संभालने वाले नहीं हो? अध्यक्ष खुर्शीद का चेहरा गहरा गया जैसे ही उन्होंने श्रवण की ओर देखा। श्रवण मुस्कुराया। रोहित निर्माण स्थल पर कुछ जटिल मुद्दों में मदद करने के लिए यहाँ है, यह उतना सीधा नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। उनका स्पष्ट रूप से रोहित और 2 अध्यक्षों के बीच के संघर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि रोहित के पास क्या विशेष क्षमताएं थीं। अगर रोहित कोई वास्तविक परिणाम नहीं दे सका तो उनकी बातचीत केवल खोखली बातें थीं और इसका कोई मतलब नहीं था। वह सही कह रहा है, ये निर्माण स्थल उतना सरल नहीं है जितना लगता है। शायद आप वाकिफ नहीं हैं, लेकिन श्रमिकों के गायब होने का कारण दुर्घटनाएं नहीं हैं। असली वजह भूत हैं, रोहित ने कहा। भूतों के जिक्र ने अध्यक्ष शरद और अध्यक्ष खुर्शीद को जोर से हंसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, बस बहुत हुआ, अपनी धोखेबाज चालें किसी और के लिए बचा कर रखो। अध्यक्ष शरद, चलो अपने आदमी को बाहर भेजते हैं और बिक्री के मुद्दे पर चर्चा जारी रखते हैं। मुझे लगता है कि हम जल्द ही एक प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं, विज्ञापन लागतों के लिए प्रत्येक के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन के साथ, और इसे पहले की तरह संचालित कर सकते हैं। आपका क्या विचार है? अध्यक्ष शरद ने रोहित को अनदेखा करते हुए और श्रवण की ओर मुड़ते हुए कहा। उन्होंने पैसे ठगने की कोशिश कर रहे बहुत सारे धोखेबाजों को देखा था और उन्हें दयालुता से पेश आने की कोई ज़रूरत नहीं देखी। अगर उन्हें आसपास रहने दिया गया तो आप उन्हें कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। श्रवण अभी भी नहीं बोला, उसने रोहित को स्थिति संभालने देने का पक्का इरादा कर लिया था। आखिरकार उसने वास्तव में अपनी आंखों से एक भूत देखा था, इसलिए उसे रोहित के प्रदर्शन के लिए कुछ उम्मीदें थीं। ये समझने योग्य है कि आप विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें वास्तव में समझ से परे हैं और उन्हें सीधे देखे बिना विश्वास करना मुश्किल है।
यह मानना मुश्किल है कि इस दुनिया में भूत मौजूद हैं। रोहित ने जल्दबाजी न करते हुए कहा, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे आप दोनों को सत्य दिखाने दें। ओह, क्या सत्य? क्या तुम कोई जादू का करतब दिखाने वाले हो? अध्यक्ष शरत ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। यह एक जादू का करतब नहीं है। यह इस बिक्री कार्यालय के बारे में सत्य है, रोहित ने कहा। क्योंकि असली भूत ठीक यहीं इस बिक्री कार्यालय में है। जैसे ही उसने बोला, उसके माथे पर भूत आंख धीरे धीरे खुली। आसपास का वातावरण एक लाल चमक में लिपटना शुरू हो गया। दो अध्यक्षों को समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भूत क्षेत्र घोस्ट डोमेन का उपयोग करना रोहित के लिए एक कई अरब डॉलर के सौदे के लिए जरूरी था। रोहित के माथे पर भयंकर आंख को खुलते हुए देखकर अध्यक्ष खुर्शीद के चेहरे पर मुस्कान, जो पहले मजाक उड़ा रहा था, धीरे धीरे कठोर हो गई।